हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के बाल विकास की ये 43 क्लास है। मैंने आपको 42 क्लास कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। हम लोग जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 7वां चैप्टर। जो चैप्टर था उसका नाम था अधिगम। क्या होता है अधिगम, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था। और मैंने ये भी बता दिया था कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं और जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ये सब क्या होते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिएगा, बिल्कुल नोट साथ साथ बनाते चलिए। मैंने आपको कल बता दिया था कि अनुकरण द्वारा सीखना क्या होता है, इसके बारे में भी बता दिया था कि अनुकरण करके बच्चा किस तरीके से सीखता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जानते हैं कि निरीक्षण करके सीखना यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। निरीक्षण करके सीखना और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। चलिए इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे जिस वस्तु या चीज़ को खुद से निरीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं, उसके बारे में वे जल्दी सीख जाते हैं और स्थायी रूप से सीखते हैं क्योंकि सभी ज्ञान इंद्रियां एक जगह एकत्र हो जाती हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बच्चे जिस वस्तु या चीज़ को खुद से निरीक्षण करते हैं यानी स्वयं करते हैं और पता लगाते हैं कि उसके बारे में, और क्या करते हैं बच्चे पता लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे वो बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। और ये जो ज्ञान होता है वो कैसा रहता है, स्थायी रूप से सीखते हैं। और जो ज्ञान रहता है उसमें मतलब वो भी क्या रहता है, अच्छा रहता है। और बच्चे क्या करते हैं, स्थायी रूप से सीख जाते हैं क्योंकि सभी ज्ञान इंद्रियां क्या करते हैं, एक जगह मतलब एकत्र करके लगाते हैं। यानी जब कोई भी काम बच्चा अपने मन से करेगा तो उससे क्या करेगा, बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से करेगा, पूरा उसमें दिमाग लगा के काम करेगा। तो और क्या होगा, इससे क्या होगा, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाएगा। तो वही कहा गया है कि बच्चे जिस वस्तु या चीज़ को खुद से निरीक्षण करके सीखते हैं या पता लगाते हैं उसके बारे में वे जल्दी सीख जाते हैं और स्थायी रूप से सीखते हैं क्योंकि सभी ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, एक जगह एकत्र हो जाती हैं। यानी सभी ज्ञानेंद्रियाँ एक जगह एकत्र हो जाती हैं और बच्चा क्या करता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखना ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यानी लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बच्चा किस तरीके से सीखता है। चलिए अब जानते हैं परीक्षण करके सीखना। कहा जा रहा है कि नई नई बातों या चीज़ों को खोजना भी सीखना है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नई नई बातों या चीज़ों को खोजना यानी कोई बात न्यू मतलब नई होगी और कोई चीज़ें होंगी क्या होंगी, वो भी नई होंगी। तो उनको खोजना, किसी चीज़ को खोजना और नई नई बात को या किसी चीज़ को खोजना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा परीक्षण। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि नई नई बातों या चीज़ों को खोजना भी सीखना है। परीक्षण करके नई चीज़ें सीखते हैं। जब परीक्षण करेंगे तभी तो हम लोग नई चीज़ों को क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते। अब कौन सी विधि आ रही है, अब कहा जा रहा है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। चलिए अब जानते हैं कि सामूहिक विधियों के माध्यम से बच्चे किस हिसाब से सीखते हैं और किस तरीके से सीखते हैं। लर्निंग बाय ग्रुप मेथड ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, कहा जा रहा है कि सीखने की क्रिया व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों द्वारा होती है। तो सीखने की क्रिया होती है वो कैसी होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों द्वारा होती है। सामूहिक विधि अधिक उपयोग होती है, सामूहिक विधियाँ निम्न है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो सामूहिक विधियाँ होती हैं वो क्या होती है, अधिक उपयोगी होती है और क्या है, निम्न है। चलिए जानते हैं कि जो सामूहिक विधि होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहला कहा जा रहा है वाद विवाद विधि, इसको बोला जाता है डिस्कशन मेथड। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि वाद विवाद विधि क्या होती है। इसमें बच्चे अपनी सही और गलत बात को अध्यापक द्वारा अन्य बच्चों के सामने रखते हैं और उसमें विचार विमर्श होता है। यानी इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपनी बात को क्या करते हैं, टीचर को रखते हैं, यानी अपनी बात को अध्यापक से बताते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे अपनी बात को क्या करते हैं, अध्यापक से बताते हैं। फिर अध्यापक क्या करते हैं, बात को मतलब समझते हैं कि बच्चा जो बात बता रहा है तो मतलब सही है कि गलत है, तो मतलब क्या इसमें जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, यही हमारी वाद विवाद विधि होती है। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे अपनी सही और गलत बात
अध्यापक और अन्य बच्चों के सामने रखते हैं। यानी क्लास में कोई बच्चा होगा तो उसको क्या करना है, अपनी बात बतानी है। मतलब उससे उसे ये कर मतलब अपनी बात को मतलब वो बच्चा सोच रहा है कि हम बात तो बोल रहे हैं लेकिन हमारी बात सही है कि गलत है, क्या उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, क्लास में जो टीचर होंगे उनको बताएगा अपनी बात। तो वहाँ पे क्या होगा, टीचर भी सुनेगी कि बच्चा क्या बोल रहा है, और जो क्लास में बच्चे बैठे होंगे वो भी सुनेंगे। तो फिर टीचर क्या करेंगे, इससे सोच विचार करेंगे और बताएंगे बच्चे को कि जो तुम बोल रहे हो वो सही है कि गलत है, कितना सही है कितना गलत है। तो ये हमारी कौन सी विधि होती है, ये हमारी होती है वाद विवाद विधि। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे अपनी सही और गलत बात को अध्यापक द्वारा अन्य बच्चों के सामने रखते हैं और इसमें विचार विमर्श होता है। ये हमारी कौन सी विधि होती है, ये होती है हमारी वाद विवाद विधि। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगली विधि आ रही है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि। ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं कि ये जो सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि होती है ये क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। कहा जा रहा है कि इसमें बालक बालिकाएं आपस में क्या करती हैं, मिलकर अलग अलग चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें बालक और बालिकाएं क्या होता है, आपस में मिल करके अलग अलग चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं और लोगों के द्वारा बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक जीवन के विषय में बताया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक और बालिकाएं यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल करके, यानी दोनों लोग क्या करते हैं, आपस में मिल करके अलग अलग चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं। यानी चीज़ों पर क्या करते हैं, विचार और विमर्श करते हैं और लोगों के द्वारा बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक जीवन के विषय में बताया जाता है। और क्या होता है, बच्चों को मतलब क्या किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में ये सब बताया जाता है। यानी शिक्षा के बारे में बताया जाएगा और सामाजिक जीवन के बारे में बताया जाएगा, ये सब क्या किया जाता है, बताया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग की अगली विधि आ रही है वो आ रही है कार्यशाला विधि। ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। यानी वर्कशॉप मेथड, ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं कि कार्यशाला विधि क्या होती है। इसमें संभाएँ आयोजित की जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें संभाएँ आयोजित की जाती हैं और अनेकों विषयों के बारे में बताया जाता है। कार्यशाला विधि में क्या होता है, इसमें संभाएँ आयोजित की जाती हैं। ठीक, यानी मतलब कोई बात होगी तो उसको क्या होगा कि उससे रिलेटेड होगा, यानी संभावनाएं होंगी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, ये सब होता है। मतलब कोई भी एक टॉपिक होगा और उसी के बारे में क्या होता है, डिस्कशन किया जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें संभाएँ आयोजित की जाती है और अनेकों विषयों के बारे में क्या होता है, बताया जाता है। यानी कोई टॉपिक होगा तो उसी के बारे में क्या किया जाएगा, डिस्कशन निकाला जाए, मतलब डिस्कस किया जाएगा और निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में बताया जाता है कार्यशाला विधि के बारे में। ये हो गई। अब हम लोग ये अगली आ रही है समूह अधिगम यानी ग्रुप लर्निंग। ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों को अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। समूह का मतलब क्या है, समूह का मतलब ये होता है ग्रुप। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चों को क्या किया जाता है, अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है और वे आपस में अनेकों चीज़ों के विषय में एक दूसरे से चर्चा करते हैं और नई नई चीज़ों का एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि समूह अधिगम क्या होता है, समूह अधिगम में क्या होता है, इसमें बच्चों को क्या किया जाता है, समूह में बांट दिया जाता है। समूह का मतलब क्या होता है कि एक एक जगह 2-2 3-3 बच्चों को बैठा दिया जाता है। यानी कोई बच्चा अकेले नहीं होगा। समूह का मतलब ये होता है कि क्या होगा कि मतलब वो होगा कि समूह का मतलब यही होता है कि कोई भी होगा अकेले नहीं होगा। यानी कभी 2 लोग होंगे, 3 लोग, 4 लोग, यानी यही मतलब होता है कि क्या किया जाता है, ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो बच्चों को अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है और वे आपस में अनेकों चीज़ों के विषय में एक दूसरे से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं। जब आपस में सब लोग बच्चे बैठे होंगे तो क्या होगा, आपस में डिस्कशन भी करेंगे और क्या होगा, इससे बच्चा नई नई चीज़ों के बारे में भी सीखते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है अधिगम या सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। ये क्या होती है, अब इसके बारे में जानते हैं। यानी अधिगम या सीखने के नियम हम लोग के मनोवैज्ञानिक आए कौन, E.L. थॉर्नडाइक। ये क्या है, E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। चलिए जानते हैं कि मुख्य नियम क्या होते हैं और गौण नियम क्या होते हैं। मुख्य नियम में कौन कौन से आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलिए जानते हैं गौण नियम क्या होते हैं। गौण नियम के अंतर्गत आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, और जो 5वां आ रहा है वो आ रहा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये सब इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक नियम को उठाएंगे और डीप में पढ़ेंगे।
इसलिए मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जो मुख्य नियम थे वो कौन कौन से थे। तो ये थे हमारे 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। और जो गौण नियम थे वो कौन कौन थे, तो ये थे बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति का, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम और आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो इन लोगों के जो मतलब ये नियम है, इनके बारे में एक एक उठा के हम लोग प्रॉपर एक एक के बारे में डीप में पढ़ेंगे कि क्या होता है गौड़ का नियम और क्या होते हैं मतलब गौड़ नियम के अंतर्गत ये बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, ये सब क्या होता है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अपनी अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक एक नियम के बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उसकी वजह उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है और वहाँ पे क्या होता है, PDF भी मिलती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।